कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथ सेकेंड चीज़ की 2 क्लासें हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप लोग उनको देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड क्लास हमने पढ़ा लिया था और उसमें देखे थे किसी भी साड़ी होता क्या है तथा साड़ी की कोटि क्या होती है तथा साड़ी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। और साथ ही हम लोग देख चुके हैं सेकंड लेक्चर में कि साड़ी का उप साड़ी कैसे ज्ञात करते हैं और साथ में ही आपको बता दिया था कि किसी भी साड़ी का शाखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम लोग आज देखते हैं किसी भी साड़ी का शाखंड 2 विधियों से ज्ञात करते हैं। एक जो विधि जो आपको हमने बताया था, जैसे कोई साड़ी हमारे पास है, ये साड़ी थी 2 5 6 3, ये साड़ी थी। इसका शाखंड हम लोग ज्ञात करने के लिए इसके सामने देखते थे कि ये संख्या जैसे इसके सामने ये इसका उपसारिक है, यही उपसारिक को हम लोग शाखंड के नाम से जानते, लेकिन जो इसका चिन्ह होता है हम वो चिन्ह को भी साथ में लिखते थे तो वो हमारा उसका शाखंड निकल आता था। जैसे इस साड़ी का शाखंड हम निकालते थे तो A11 बराबर इसके सामने जो है ये इसका शाखंड होगा जिसे हम 3 लिखेंगे और साथ में इसका चिन्ह क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं जिसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम होते हैं उसमें साड़ी के चिन्ह इस प्रकार होते हैं। तो हमारे पास इसका चिन्ह प्लस होगा तो हम लोग प्लस लिखेंगे। इसी प्रकार इसका शाखंड A2 से प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए ये होगा और साथ में इसका चिन्ह भी लिखेंगे माइनस। इसी प्रकार इसके लिए जब निकालेंगे A21 के लिए तो हमारे पास इसके सामने जो होगा 5 होगा और साथ में इसका चिन्ह माइनस है तो हम लोग माइनस भी लगाएंगे साथ में। और इसी प्रकार इसके लिए A22 के लिए हमारे पास जो शाखंड होगा इसके सामने ये 2 होगा और साथ में इसका चिन्ह देख सकते हैं आप प्लस होता है तो साथ में प्लस भी लिखेंगे। इस प्रकार हमने पिछले लेक्चर में आपको किसी भी साड़ी का जो शाखंड होता है जिसे इंग्लिश में कोफैक्टर बोलते हैं निकालना आपको बताए थे। आज हम लोग इसी सवाल को एक फार्मूले के जरिए कैसे किसी भी साड़ी का शाखंड ज्ञात करते हैं वो आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं कि जो सूत्र होता है उसके जरिए किसी भी साड़ी का शाखंड कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग पहले लिखते हैं विधि सेकेंड किसी भी साड़ी का शाखंड ज्ञात करना। शाखंड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर जिसे इंग्लिश में कोफैक्टर बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई साड़ी है, इसके पहले आपको फार्मूले बताते हैं कैसे वो फार्मूला होता है। तो किसी भी साड़ी का शाखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। जैसे शाखंड को हम लोग AIJ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास जो शाखंड निकालने का फार्मूला होगा -1 के पावर I प्लस J और इंटू में किसी भी साड़ी का शाखंड उपसाड़ी जो होता है उसे हम लोग लिखते हैं। उपसाड़ी को हम लोग MIJ से प्रदर्शित करते थे। तो ये हमारे पास किसी भी साड़ी का शाखंड हम लोग इस फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, जिसमें I होता है पंक्ति
और जे का मतलब होता है स्टम, और ये एम यहाँ लिख लीजिए, जहां एम बराबर MIJ बराबर उपसारणिक। उपसारणिक जब किसी भी सारणी जिसमें दो पंक्ति और दो कॉलम होंगे तो उसका शाखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले के जरिए ज्ञात करेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जैसे आपको हमें एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास सारणी है 2 1 6 5, ये हमारे पास सारणी है। इसका शाखंड हमें ज्ञात करना है। का शाखंड ज्ञात करें। आइए इसका शाखंड हम इस फार्मूले के जरिए कैसे ज्ञात करेंगे आपको बताते हैं। जैसे इसके लिए A11 मतलब शाखंड को हम लोग AI से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम A11 इसके लिए निकालेंगे शाखंड, तो A11 होगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया इसके सामने ये जो होगा, वो आपको फर्स्ट विधि में बता चुके हैं। अभी सेकेंड विधि में तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है देख सकते हैं। AIJ शाखंड का -1 के पावर I प्लस J और इंटू में आपका जो उपसारणिक होता है उसे लिखते हैं। तो इसके लिए आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। A11 के लिए -1, I हमारे पास कितना है 1 है, प्लस J का मान कितना है 2 है, गुणे इसके लिए उपसारणिक आपको हमने बताया है, तो इसके सामने जो होगा ये उसका उपसारणिक होगा, तो +1। तो हमारा A11 जो निकल कर आएगा -1 के पावर 2 इंटू 5, तो हमारे पास जो सारणिक है हमारे पास जो शाखंड निकल के आएगा A11 के लिए वो होगा 5। इसी प्रकार इस फार्मूले के जरिए से रखकर सभी का शाखंड हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं A21 का, फिर A23 का और फिर A22 का। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप नोट कर चुके होंगे और इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं A21 के लिए हमारे पास A21 के लिए फार्मूला होता है -1। I का मान क्या है 2, प्लस J का मान कितना है 1 इंटू उपसारणिक क्या है इसके लिए, इसका उपसारणिक ये होगा, तो हमारे पास 6। इसे हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। -1 के पावर 3 इंटू 6, जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -6। इसी प्रकार इसके लिए इसका शाखंड दोस्तों ये होगा A12 के लिए जो फार्मूला का -1 के पावर I का मान कितना है 1, प्लस J का मान कितना है 2 इंटू हमारे पास इसके लिए उपसारणिक होगा 6। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा। और इसी प्रकार इसके लिए देखते हैं शाखंड A21 के लिए हमारे पास फार्मूला होगा -1 के पावर I का मान हमारे पास 2, प्लस J का मान हमारे पास है 1 और गुणे, और हमारे पास इसके लिए उपसारणिक 1 होगा। तो हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो -1 के पावर 3 इंटू 1 इक्वल -1। और इसी प्रकार इसका शाखंड
इस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास है a22 के लिए तो फार्मूला होता है -1 के पावर i का मान हमारे पास है 2 प्लस j का मान भी हमारे पास है 2 इंटू इसके लिए उपसारिक होगा 2। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 4 इंटू 2 और जिसे जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। इस प्रकार इस फार्मूले के जरिए किसी भी सारणी का हम लोग शाखंड ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको इस एग्जाम्पल के जरिए बताई। आप लोग यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप इसे नोट कर चुके होंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं डेल्टा बराबर 2, 4, 6 और 8 के सारणी का शाखंड ज्ञात करें। तो हमने किसी भी सारणी का शाखंड ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला बताया जो होता है aij बराबर -1 के पावर i प्लस j इंटू mij, जहां आपका aij किसी भी सारणी का शाखंड होता है और -1 के पावर i प्लस j, i हमारा पंक्ति होती है और j का मतलब हमारा होता है मतलब स्तंभ, और उसके बाद गुणे m जिसे हम लोग उपसारिक को प्रदर्शित करते थे। तो हमारे पास ये उपसारिक होगा और i का मतलब तो बता चुके आपको पंक्ति होगा और j का मतलब कॉलम। तो आइए अब इसका शाखंड ज्ञात करते हैं इस फार्मूले के जरिए। जैसे इसके लिए शाखंड a11 का शाखंड -1 के पावर i का मान हमारे पास 1 है प्लस j का मान हमारे पास 1 है इंटू इसके लिए उपसारिक 8 होगा। तो हम जब इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8। इसी प्रकार a12 के लिए a12 का शाखंड, इसके लिए इस फार्मूले में जब रखते हैं -1 के पावर i का मान हमारे पास 1 है प्लस j का मान हमारे पास 2 है इंटू इसके लिए उपसारिक ये होगा। तो इसको हम लोग नोट करेंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 6, जिसे आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। इसी प्रकार a21 के लिए a21 का शाखंड तो -1 i का मान है 1 2 प्लस j का मान है 1 इंटू इसके लिए हम निकालते तो इसके लिए उपसारिक हमारे पास होगा 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे -1 के पावर 3 इंटू 4 और इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4। इसी प्रकार a22 के लिए देखते हैं a22 का शाखंड -1 के पावर i का मान हमारे पास 2 है प्लस j का मान भी हमारे पास 2 है इंटू इसका उपसारिक हमारे पास 2 होगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे हम इसे सॉल्व करेंगे -1 के पावर
4 इंटू 2 और इसके इक्वल जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2। इस प्रकार किसी भी सारणी का हम लोग इस फार्मूले के जरिए साखंड ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि आपको हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो आप लोग यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे, उस सारणी का साखंड इसी फार्मूले के जरिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे, उस सारणी का साखंड इस फार्मूले के जरिए कैसे ज्ञात करेंगे। तीन गुणे तीन का मतलब 3 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे के सारणी का साखंड ज्ञात करना, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सारणी है डेल्टा बराबर 2 3 4 7 5 1 3 2 4, ये हमारे पास सारणी है के का साखंड साखंड ज्ञात करें। जैसे हमारे पास ये एक सवाल है जिसमें 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं। देखते हैं इस सारणी का साखंड जो आपको हमने फार्मूला बताया उस फार्मूले के जरिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इसके लिए ये हमारे पास होगा A11 का साखंड जो होगा, फार्मूला आपको बताया -1 के पावर i प्लस जे। आई हमारे पास है 1 प्लस जे हमारे पास 1 है, और इसके लिए उपसारणी जब निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये इतना पोर्शन बचेगा 5 1 2 4। इसे हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 2 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 18। इस प्रकार A11 का साखंड हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब देखते हैं A22 का साखंड। A12 का साखंड -1 हमारे पास i का मान है 1 प्लस j का मान है 2 इंटू, इसके लिए जब निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे। जब इसके लिए हम लोग उपसारणी निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे हमारे पास, तो ये 4 अवयव बचेंगे 7 3 1 4। इसको भी हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे -1 के पावर 3 इंटू इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3।
जब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे 28 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बचेगा और इधर का -1 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 25। आप लोग यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं A21, फिर इसके बाद A22, A23, सॉरी इसके पहले देखेंगे, इसके बाद देखेंगे A13 और इसके बाद देखेंगे A21 और इसी प्रकार सभी शाखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। आप लोग नोट कर चुके होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं A13 के लिए A13 का शाखंड -1 के पावर I का मान 1 है प्लस J का मान 3 है इंटू इसके लिए निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये इतना पोर्शन बचेगा 7 5 3 2 1। हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 4 इंटू जब मुख्य विकल्प आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 माइनस इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। जब हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा -1। इसी प्रकार अब देखते हैं A21 का शाखंड A21 का शाखंड -1 के पावर I का मान 1 है, I का मान 2 है प्लस J का मान 1 है इंटू इसका उपसारिक, इसके लिए उपसारिक जब निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये 4 अवयव बचेंगे 3 4 2 4। इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 के पावर 3 इंटू इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इसे हम लोग जब आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा -1 इंटू 12 से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। इस प्रकार A22 का शाखंड हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। और इसी प्रकार देखते हैं A21 का मतलब A21 का ज्ञात कर चुके हैं और A22 का कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए A22 का शाखंड -1 के पावर I का मान 2 है प्लस J का मान 2 है और A22 के लिए शाखंड जब उपसारिक निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास ये अवयव बचेंगे तो 7 3 1 4 और इसे हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास बचेगा -1 के पावर 4 इंटू 28 इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस का 25 आ जाएगा। इस प्रकार A22 के लिए शाखंड हम लोग ज्ञात कर लिए हैं और इसी प्रकार देखेंगे A23 का, उसके बाद A31 का, फिर A32 का, फिर A33 का। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग A22 तक देख लिए हैं। अब देखते हैं A23 का शाखंड। A23 का शाखंड -1 के पावर I का मान 2 है प्लस J का मान 3 इंटू इसके लिए निकालेंगे तो ये कॉलम और ये पंक्ति छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 7 5 3 2। जब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 -1 के पावर 5 और इसका मुख्य विकल्प का आपस में गुणा करेंगे और गैर विकल्प से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उपसारिक निकल के आएगा। तो इसके जब गुणा करेंगे तो 14 माइनस का 15 और इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे -1 इंटू -1 तो हमारे पास आएगा +1। इसी प्रकार देखते हैं अब A31 का शाखंड
माइनस 1 के पावर I का मान हमारे पास 3 है प्लस j का मान हमारे पास 1 है। और इसके लिए जब उपसारिक निकालेंगे तो ये कॉलम और ये पंक्ति छोड़ देंगे तो हमारे पास ये इतना पोर्शन बचेगा 3 5 4 1। इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1 के पावर 4 इंटू इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -20। तो जब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो +1 और माइनस का जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे -20 से +3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -70। जब हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -17। इस प्रकार 831 का शाखंड हम लोग इस प्रकार ज्ञात करेंगे। और इसके आगे हम देखते हैं 832 का और 833 का कैसे ज्ञात करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं 822 का शाखंड, सॉरी 832 का शाखंड। I का मान हमारे पास 3 है प्लस j का मान 2 है इंटू इसका जब हम लोग उपसारिक निकालेंगे तो ये कॉलम और ये पंक्ति छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 7 3 1 4। हम लोग इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा -1 के पावर 5 इंटू इसका इसमें आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 - 3। और इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे -1 के पावर 5 इंटू 25 और हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -25। इस प्रकार A32 का शाखंड -25 होगा। इसी प्रकार अब A33 का शाखंड देखते हैं। A33 का शाखंड -1 के पावर I का मान हमारे पास 3 है प्लस j का मान हमारे पास 3 है और इसके लिए उपसारिक जब निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये नया पोर्शन बचेगा 7 3 5 2। जब हम लोग इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा -1 के पावर 6 इंटू इसके आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस इसके गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। और इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। इस प्रकार किसी भी सारणी जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे उस सारणी का शाखंड हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक शाखंड ज्ञात करके निकाला, जैसे A11 का, A21 का, A13 का। इस प्रकार हम लोग शाखंड ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं किसी भी सारणी का मान हम लोग सारस विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। जो आपके सिलेबस में दिया है सारस विधि, जिसमें तृतीय कोटि के जो सारणी होगा उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। आइए देखते हैं हम लोग सारस विधि द्वारा किसी भी सारणी का मान ज्ञात करना। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम सारस विधि से तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार या मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास एक सारणी है डेल्टा बराबर A11 A12 A13, इसी प्रकार A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 है। आइए इस सारणी का हम सारस विधि द्वारा कैसे मान ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा बराबर, ये जो कॉलम होता है इसी को हम ऐसे उतार लेंगे एक के नीचे एक, और
प्रकार इसको भी A12, A22, A32 और उसके बाद A13, A23 और A33। इतना करने के बाद ये जो शुरू के दो कॉलम होते हैं इनको इन्हीं के सामने एक बार और लिखते हैं, सिर्फ दो ही लिखेंगे, ये वाला और इसे, जैसे A11, A21, A31 और उसके बाद एक कॉलम और लिखेंगे A2, A22 और A32। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे और उसके बाद देखते हैं इसके जो तिरछे क्रम लिखे होते हैं इनका आपस में गुणा करते हैं, जैसे आप इन तीर के द्वारा समझ सकते हैं। उसके बाद इसका आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद इसका आपस में गुणा करते हैं और इसी प्रकार हम ऊपर चलते हैं, इसका आपस में गुणा करते हैं और इसी प्रकार इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं। उसके बाद इनका भी आपस में गुणा करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा बराबर इन तीनों का गुणा आपस में करेंगे, A11, A12 और A33। इसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, A12, A13 और A31। उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अब तीसरी ये देखते हैं, A13 और A21, उसके बाद A32। इसका भी आपस में गुणा करके ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हमने देख लिया ऊपर से आने वाले रो को कैसे आपस में गुणा करेंगे। इसी प्रकार जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर से आने वाली रो से नीचे से आने वाली रो को माइनस कर देंगे। जैसे अब नीचे से ऊपर चलते हैं, A31, A22, उसके बाद A31 ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार अब इसको देखते हैं, A32 गुणे A3, A23, उसके बाद देखते हैं A11, इसे भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं A33, A21 गुणे A12। इस प्रकार इसे हम आगे जब सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा हमारे सारणी का मान निकल जाएगा। आप लोग इसे यहाँ तक नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे कैसे सारस विधि द्वारा तृतीय कोटि के सारणी का मान ज्ञात करेंगे। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सारणी है, डेल्टा बराबर 1, 2, 4, 3, 6, 5, 2, 1, 6 के
साड़ी का सारस विधि द्वारा मान ज्ञात करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका सारस विधि द्वारा कैसे हम लोग मान ज्ञात करते हैं। डेल्टा बराबर हम लोग ये जो तीनों कॉलम लिखे होते हैं इनको एक सीधी रेखा में उसी प्रकार नीचे लिख लेते हैं, जैसे 1 3 2, और ये वाला कॉलम भी 2 6 1, और इसी प्रकार ये वाला कॉलम भी 4 5 6। और इतना करने के बाद ये जो शुरू के दो कॉलम होते हैं इनको भी सीरियल से इन्हीं के आगे उतार लेते हैं, जैसे 1 3 2। इसके बाद ये भी कॉलम 2 6 1। इतना करने के बाद हम लोग इनका आपस में गुणा करते हैं। उसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। इसी प्रकार हम लोग नीचे से इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद इन तीनों का भी गुणा करेंगे, और इसी प्रकार इस का भी गुणा करेंगे। इसके आगे हम लोग अब देखते हैं डेल्टा बराबर इन तीनों का जब आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 प्लस। इसी प्रकार इन तीनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 10 दुनाई 20। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार इनका तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। इतना करने के बाद जब हम नीचे से ऊपर वाली रो को गुणा करते हैं तो उसे माइनस करते हैं, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 दुनाई 12 और 48, तो 48। उसके बाद प्लस, अब इनका तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 सॉरी। उसके बाद प्लस, और इन तीनों का जब आपस में गुणा करेंगे 36 18, 18 दुनाई 36। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। 2 6 2 8, 1 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। उसके बाद माइनस 6, 36 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 41 होगा, और 41 में हम लोग जब 48 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 89। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। उसके बाद -89 से हमें +68 माइनस करना है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 89 और 68। 9 से हमारे पास 8 जाएगा, बचेगा 1, और हमारे पास आगे 8 से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो हमारे पास जो इस सारणी का आंसर निकल के आएगा वो माइनस का 21 होगा। इस प्रकार हम लोग सारस विधि द्वारा तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार या मान ज्ञात करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सारणी के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनके द्वारा काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और उसमें प्रूव करने के लिए भी आता है। तो आज के लिए यहीं तक।